चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करते हैं। एसिड्स, बेस और साल्ट की बात करेंगे, मतलब एंड साल्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या बात करेंगे हम लोग कि इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्ल से आता है सवाल, क्षार से आता है, लवण से भी आता है। तो चलिए पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और क्या है कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है जी, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे नींबू में साइट्रिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? साइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। इसलिए जब खाना खाते हैं तो स्वाद में खट्टा महसूस होता है ना? होता है। याद रखिएगा। और याद रखेंगे C6H8 और O7 याद रखेंगे। तो नींबू में खट्टा होने का क्या कारण है? C6H8O7 उपस्थित होता है इसलिए। और C6 किसका है जी? C6H8O7 किसका है जी? तो हम बताएंगे साइट्रिक अम्ल का सूत्र है जी, है ना? याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछे? क्या पूछे? वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। जब जलीय विलयन को लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस है ना, उसे नीला कर देता है, तो क्या कहलाएगा? क्षारीय के कारण नीला हो जाता है, तो क्षारीय विलयन होगा। और क्षारीय विलयन का सूत्र अगर पूछते तो हम बताएंगे Na2CO3। अब बताइए Na किसका है? सोडियम का। CO3 किसका है? प्लीज कमेंट कीजिए। तो Na2CO3 के कारण हो जाता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है जलीय विलयन में, इसलिए क्षारीय विलयन हम कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, डायरेक्ट सवाल ऐसे भी पूछता है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन, याद रखिएगा, और वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है, जिसे हम वैश्विक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है? क्षारीय विलयन को एक और नाम से जानते हैं, वैश्विक सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है? क्षारीय विलयन की जगह पे मान लीजिए दे दे, तो क्या देगा? वैश्विक सॉल्यूशन। ठीक है? क्लियर हो गया। और सूत्र पूछे Na2CO3 बता देना है। अगर आपसे पूछे कि कठोर शरीर, जो शारीरिक परिश्रम है उसकी बात हो रही है, तो कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? अगर मान लीजिए कठोर शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम के बाद भी थकान महसूस होने का कारण क्या है? मतलब थकान, मान लीजिए बहुत काम कर रहे हैं ठेठ भाषा में, तो बहुत काम करिएगा तो थकान महसूस होगा ना जी, होगा ही। तो महसूस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होता है, संचय होने के कारण होता है। संचय होना इसके कारण, तो किसका होना? लैक्टिक एसिड का। हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का संचय होता है, प्रवहन होने लगता है, इसलिए थकान महसूस होता है कितना हार्ड वर्क करने के बाद। ठीक है? समझ गए होंगे। तो लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशी में जमाव होने से होता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, इसलिए थकान महसूस होता है। अगर आपसे पूछ दे फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी जो है उसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है? तो हम बताएंगे ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है? क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? फोटोग्राफी में होता है। ऐसे भी सवाल पूछ देते हैं कि नहीं? होते हैं। तो फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जिससे हम, याद रखिएगा, इसका सूत्र अगर पूछते तो C2H2O4 बता देना है। अगर पूछे बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर का जो निर्माण होता है उसमें अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा अम्ल का प्रयोग करिएगा बताइए? तो हम उसमें करेंगे टार्टरिक एसिड का प्रयोग करेंगे, टार्टिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। तो टार्टिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं, टार्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसमें? हम बताएंगे बेकिंग पाउडर में। ठीक है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में। अब मान लीजिए पेस्ट सोडा की बात करते हैं, का रासायनिक प्राकृतिक कैसी होती है? तो अम्लीय होगा। बीपीएससी का जिनका स्टेट का एग्जाम है 11-12 का, उनके लिए 6 to 12 तक है, तो देख के जरूर जाइएगा, उससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा स्टेट में, जिनका सब्जेक्ट वाई है। याद रखिएगा, अगर स्टेट का तैयारी करते हैं और उनको एक वीडियो देखिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये मैं बोलता हूँ। अगर मान लीजिए ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। तो H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही और किस नाम से जानते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल।
ऑयल बोलते हैं। ठीक है, ऑयल है ना, विक्ट्री हो गया, जीत हो गई। तो कैसे? सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 उसी को कहते हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें, याद रखिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि पूछते कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाएगा जी? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल पाया जाता है, समझे? क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल, मतलब मौलिक एसिड, याद रखिएगा। इसे आप बोल सकते हैं मैलिक एसिड, जो बोल सकते हैं। तो सेब में कौन सा पाया जाता है? मौलिक एसिड पाया जाता है। इसका सूत्र C4H6O5 है। ठीक है, तो C4H6O5 किसका सूत्र है? तो मौलिक अम्ल का, मौलिक एसिड का है। और ये किस में पाया जाता है, कौन से फल में? तो हम बताएंगे सेब के फल में। चलिए, तो मौलिक एसिड का सूत्र C4H6O5 है। अगर मान लीजिए पूछ दे कि रासायनिक उद्योग मतलब केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है, तो तेजाब के रूप में कौन जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 जानते हैं। तो याद रखिएगा, ऑयल ऑफ विक्ट्री ऑयल कहाँ ही जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को? तो नॉर्मल बात है कि केमिकल इंडस्ट्री में किसका रहेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का ही रहेगा, क्योंकि तेजाब के रूप में इसी को जानेंगे, किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो हम रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल जो है तेजाब के रूप में इस्तेमाल करेंगे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए, H2SO4 कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रासायनिक उद्योगों में तेजाब के रूप में करते हैं। किसे? सल्फ्यूरिक अम्ल को। व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्लोराइड जो है किसका रासायनिक नाम है? तो हम जानते हैं व्यंजन चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर का। व्यंजन चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछते हैं किसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का या ब्लीचिंग पाउडर का, तो हम बताएंगे Ca ब्रैकेट में OCl बता देना है और Cl बता देना है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्यंजन चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बता देना है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का है। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम से जानते हैं, व्यंजन चूर्ण के नाम से जानते हैं। ये सवाल पूछता है और इसका रासायनिक सूत्र पूछे बताइए, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का या ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो है CaOCl ब्रैकेट में करके Cl कर दीजिएगा, मतलब 2 Cl है। तो Ca मतलब कैल्शियम, OCl मतलब हाइपोक्लोराइड हो गया। उसका रासायनिक सूत्र है किसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ये हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? और चलिए, अगर आपसे इसी में और पूछे कि यह जल में पूर्णतः विलीय है, मतलब जल में पूर्णतः विलीय है, बताइए। तो एकदम जल में यह पूर्णतः विलीय हो जाता है। क्लियर हो गए? कंप्लीटली सोलूबल हो जाता है, सोलूबल हो जाता है, मिल जाता है आत्मा की तरह। ठीक है, अगर इसी में पूछे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है, मतलब वेशी का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होना ज़रूरी है। मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए। क्षारक के रूप में हम करते हैं, वेशिक के रूप में करते हैं। क्लियर हो गए? तो आपसे पूछेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाले यौगिक के रूप में। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं होनी चाहिए। अब चलिए महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत की बात करेंगे। उससे पहले और भी वीडियो हैं जो आगे खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं और भी, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा तो थोथ है, सॉरी, नीला थोथा जिसे हम ब्लू विट्री ऑयल बोलते हैं। शब्द जैसे ही आ जाए तो कॉपर सल्फेट को टिक लगा दीजिएगा। किसे लगाइएगा? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में क्या है? नीला थोथा है। या नीला थोथा क्या है?
कॉपर सल्फेट है। नीला धुता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू विक्ट्री ऑयल बोलते हैं। सिंपली समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछ दे, किसका? कॉपर सल्फेट का, तो क्या बताना है? हम बताएंगे CuSO4 बता देना है, 0.5H2O बता देना है। तो CuSO4 0.5H2O जो है कॉपर सल्फेट का सूत्र है, या नीला धुता का सूत्र है, क्योंकि नीला धुता क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो आप कॉपर सल्फेट का सूत्र अगर पूछे या नीला धुता का सूत्र पूछे, रासायनिक सूत्र पूछे, तो CuSO4 0.5H2O बता देना है। यह नीले रंग का क्रिस्टल होता है। क्लियर हो गए? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 0.5H2O नीला धुता का पूरा सूत्र हो गया। आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीला धुता क्या है? कॉपर सल्फेट, तो सूत्र भी वही होगा। ठीक है ना? याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए खाने का नमक किससे बनता है, तो खाने वाला जो नमक हम लोग खाते हैं किससे बनता है? तो याद रखिएगा, जिसे हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, खाने वाले नमक को क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। तो याद रखिएगा, शक्तिशाली अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और शक्तिशाली जो क्षार होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो इसमें दोनों होगा, शक्तिशाली अम्ल भी मिला होगा और शक्तिशाली क्षार भी मिला होगा, मतलब बेस भी मिला होगा और एसिड भी मिला होगा। ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलिए, स्ट्रॉन्ग बेस बोलिए, ये दोनों मिलकर बनता है खाने वाला नमक। तो खाने वाला नमक में अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कौन सा ऐसा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे हम HCl बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, मतलब उपस्थित नहीं होती है, उसमें नहीं होता है। किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जिसका सूत्र है HCl होता है। अगर मैं बात कर लूँ और भी, तो पूछ रहे अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान अगर पूछे तो 7 से कम, यही क्षार का पूछते तो 7 से अधिक। ठीक है? 7 से अधिक पीएच मान होगा, और इसी तरह अगर उदासीन का पूछ दे तो 7 के बराबर होता है। ठीक है? क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं होगा। तो आप जान लीजिए, जिसमें ऑक्सीजन ना हो उससे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए अम्लीय विलयन का अगर पीएच मान पूछा है तो 7 से कम है, ये भी हम जानते हैं। चलिए, ये सब मैं बता चुका हूँ, आगे भी बात चलते हैं। दोहरा देता हूँ इसलिए क्योंकि आप आराम से समझ सके। अगर पूछे क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, तो क्षारीय भूमि सुधार के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट करता है। कौन करता है? कैल्शियम सल्फेट करता है। ठीक है? कैल्शियम सल्फेट करता है, जिसे हम CaSO4 बोलते हैं। ये सब पॉइंट बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से हो। अगर इसी में सवाल और भी पूछे आपसे, क्या पूछेगा कि दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए लैक्टिक अम्ल ना दे दे, हो सकता है दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, और लैक्टिक अम्ल की जगह पे सूत्र दे दे, तो C3H6O3 बता देना है। मतलब लैक्टिक अम्ल होते हैं, दूध से दही बनाने में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, लैक्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी के रूप में, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जो होते हैं खट्टापन लाता है, इसलिए। ठीक है? तो दूध से दही होता है, बन जाता है। और अगर सूत्र के रूप में देखें, C3H6OH3 बता देना है। ठीक है? अगर मैं बात करूं और भी जानकारी लें, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, तो खाद्य पदार्थ का जो होता है फूड, जिसे हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोला जाता है। तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण, जिसे हम फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं, इसमें जो है बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे सवाल को देखिए घुमा दिया है, हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं, है ना? अगर इसी में सवाल पूछे, क्या पूछे? स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी, ठीक है, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही H2SO4 बोला जाता है। क्लियर हो गए? तो स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं।
है ना? जो वाहन में बैटरी लगाते हैं ना हम लोग गाड़ी-उड़ी में देखते होंगे, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल लगाते हैं, एसिड लगाते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं और मतलब H2SO4 का प्रयोग करते हैं। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4 याद रखना है। अगर पूछे मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन-सा है? तो अमोनिया सल्फेट है। याद रखिए सर्वाधिक अम्ल एसिड मुक्त करता है, छोड़ता है एक तरह से मुक्त करता है। तो कौन-सा तत्व है? अमोनिया सल्फेट है। मिट्टी में अगर पूछते तब, तो अमोनिया सल्फेट को टिक लगाइएगा, है ना? चलिए, अगर इसी में जिप्सम का रासायनिक नाम पूछते, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो हम बताएँगे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम पूछते तो क्या बताना है? तो बताना है कि इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। किसका रासायनिक नाम है? जिप्सम का रासायनिक नाम है। चलिए, अगर पूछे अम्लराज, अम्लराज जो होते हैं अम्लराज से तात्पर्य है, तो अम्लराज से मतलब एक्वा रीजिया बोला जाता है। अम्लराज को एक्वा रीजिया बोलिए। क्या है? तो ये जो है सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है जो कि हम 3:1 में बताते हैं। मतलब 3:1 में बताया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसी को सांद्रण जो होते हैं, सांद्रण हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जो होता है उसे हम कॉन्स हाइड्रोक्लोराइड एसिड बोलते हैं सांद्रण को। याद रखिएगा और साइट्रिक नाइट्रेट अम्ल को ही कॉन्स नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। तो कॉन्स होता है सांद्रण का मतलब, ठीक है? तो कॉन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दे या कॉन्स नाइट्रिक अम्ल दे दे, तो इसका रेशियो का मिश्रण होता है 3:1 होता है। ठीक है? याद रखिएगा। तो अम्लराज का तात्पर्य है कि सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, 3:1 का मिश्रण है, ऐसे बता देना है। क्लियर हो गए? चलिए, अब चलते हैं हम थोड़े से जो है फ़नी और कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उपयोग की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट एसिड, देयर सोर्स एंड यूज़ की बात करते हैं। साइट्रिक एसिड का सूत्र अगर मान लीजिए है तो इसमें C6H8O7 है। ठीक है? तो C6H8O7 जो है ये साइट्रिक एसिड का सूत्र है। अगर मान लीजिए साइट्रिक एसिड कहाँ-कहाँ मिलता है, किस-किस स्रोत में आपको दिखेगा साइट्रिक एसिड, तो बताना है नींबू, संतरा, टमाटर में मिलता है। तो नींबू, संतरा, टमाटर में आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और बताइए इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है? तो धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में, ये सब चीज़ में उपयोग करते हैं, साइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। अब अगर ठेठ भाषा में सुनना है तो सुनिए, यह खट्टे फलों में पाया जाता है और खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है। जो खाना होता है उसे बचाने का काम भी करता है साइट्रिक एसिड। क्लियर हो गए? ठेठ भाषा में। नहीं तो अगर पूछे तो धातु की सफाई में भी हम साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं भाई, खाद का बचाव करने में करते हैं, चमकदार जो नमक होते हैं उसे बनाने में काम करता है साइट्रिक एसिड, याद रखना है। ऐसे फल पूछते तो नींबू, संतरा और टमाटर में आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा, याद रखना है। अगर सूत्र पूछ दे तो बताना है C6H8O7 है ना? चलिए, थोड़ा कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएँगे। अब दूसरा नंबर है एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड जो है इसका सूत्र पूछे तो CH3COOH बता देना है। मतलब CH3O CH3COOH बता देना है। ये किसका सूत्र है जी? तो एसिटिक एसिड का सूत्र है। एसिटिक एसिड का सूत्र है मतलब किसका स्रोत है, किसमें ये पाया जाएगा, सोर्स बताइए। तो सिरका में पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, याद रखना है। अगर पूछे कि इसका उपयोग क्या है एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का, तो हम बताएंगे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। उसके क्या करता है बताइए? खाद्य पदार्थों के स्वाद और संरक्षण में मदद करता है। इसी को परिरक्षण बोला जाता है, याद रखना है। अगर इसको ठेठ भाषा में समझें तो सुनिए, सिरके का मुख्य घटक है कौन? एसिटिक एसिड।
जो कि खाने का स्वाद बढ़ाता है। तो स्वाद बढ़ाने का काम ही करता है एसिटिक एसिड। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब इसी तरह फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का अगर सबसे पहले सूत्र पूछ दे तो HCOOH बता देना है। तो आपसे पूछेगा कि HCOOH जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो हम बताएंगे फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, मतलब फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो HCOOH समझ गए कि फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। लेकिन इसका सोर्स कौन सा है, कहाँ से मिलता है? तो मधुमक्खियों, चींटियों के डंक से होता है। तो चिट्टी जो देखते हैं ना, उसके डंक में आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, इसलिए देखते हैं फूल जाता है कभी कभी। या मधुमक्खी, मधुमक्खी के भी या देखिए डंक में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड मिलेगा। क्लियर हो गए? अगर ठेठ भाषा में जानना है तो सुन लीजिए कि यह जलन पैदा करता है और प्रयोगशाला में इसका उपयोग भी करते हैं हम लोग। समझ गए? किसका? फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अगर पूछ दे कि ठीक है मान गए, अगर इसका यूज की बात करें तो ये कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में किया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल पता है? कार्बनिक जो संश्लेषण होते हैं या रंगाई होते हैं आदि में किया जाता है। तो कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में हम लोग उपयोग करते हैं फॉर्मिक एसिड का। ठीक है ना? मतलब कार्बनिक, ऑर्गेनिक जो रंगाई कही है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए और भी बात करें। अब लीजिए, लैक्टिक एसिड के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो लैक्टिक एसिड के बारे में हम बहुत बार पढ़े हैं। तो लैक्टिक एसिड का अगर सूत्र की बात करें तो C2H4OH बता देना है। मतलब सोचिए, इसको सुनिएगा, C2H4OHCOOH बता देना है, जो कि लैक्टिक एसिड का आपका सूत्र दिखेगा। लैक्टिक एसिड का अगर पूछे कि सोर्स क्या है तो खट्टा दूध एवं दही है। तो खट्टा दूध होना, फट जाता है दूध, याद रखिएगा, और दही होना लैक्टिक एसिड का कारण है, इसलिए दूध से दही बनता है। अगर मान लीजिए इसका उपयोग, यूज, तो हम खाद्य परीक्षण में ही करते हैं, खाद्य परीक्षण में हम लोग करते हैं, और स्वाद का कारक में भी, याद रखिएगा, जो हम लोग फ्लेवर टेस्ट करते हैं, याद रखेंगे इसके रूप में। अगर लैक्टिक एसिड का ठेठ भाषा मेरे तरह से सुनिएगा तो याद रखिएगा, दही के खट्टेपन का कारण यही अम्ल है। कौन? लैक्टिक एसिड। बस इतना जान लीजिए, खट्टा लाना। अगर मान लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में बात करें तो इसमें विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आपको नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला इस समय मिलेगा। ठीक है? उसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड में मिलेगा। साइट्रिक एसिड जैसे नींबू, संतरा, टमाटर है ना, उसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड में आंवला आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, ब्रोकली आ जाएगा, ये सब चीज़ में आपको मिलेगा। समझ गए? ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र पूछ दे, C6H8O6 बता देना है। तो C6H8O6 किसका है? एस्कॉर्बिक एसिड का है। अगर मान लीजिए सोर्स पूछे तो आंवला, पपीता, ब्रोकली लगा देना है। आप नींबू भी लगा सकते हैं क्योंकि खट्टा है उसमें। ऐसा साइट्रिक एसिड याद रखिएगा सोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए इसका उपयोग जो होता है विटामिन सी में होता है, ठेठ भाषा में याद रखिएगा, मतलब जो शरीर है हमारा, शरीर जो हमारा है, शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है एस्कॉर्बिक एसिड। समझ गए? तो हम पढ़े होंगे बायोलॉजी में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होती है। याद रखना है, टार्टरिक एसिड का रासायनिक नाम अगर पूछ रहा है तो क्या बताएगा? C4H6O6 होते हैं सूत्र। तो टार्टरिक एसिड का सूत्र पूछे तो C4H6O6 बता देना है। O6 भी होगा, H6 भी होगा और C4 होगा, उल्टा मैंने बता दिया। ठीक है? तो टार्टरिक एसिड का अगर पूछे सोर्स कौन सा है तो कच्चा आम खाइए, उसमें टार्टरिक अम्ल मिलेगा। अंगूर खाइए, उसमें मिलेगा। इमली खाइए, केला खाइए, केला में भी मिलेगा टार्टरिक एसिड, याद रखेंगे, अम्ल। और अनानास खाइए, याद रखेंगे। ये सब एसिड मतलब खट्टापन उसमें जरूर होगा। ठीक है? ये जान लीजिए। और एक बात जान लीजिए, इसका अगर सोर्स पूछे, क्या पूछे? सोर्स। तो सोर्स इसका जो है खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? प्रतिऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। खाद्य पदार्थ में भी, याद रखिए, खाद्य पदार्थ में किया जाता है। ठीक है ना? तो इसमें याद रखना है कि अगर मान लीजिए बेकिंग पाउडर है, उसमें भी आपको मिलेगा। खाद्य जो है स्वाद को बढ़ाने में ये टार्टरिक एसिड का उपयोग होता है, याद रखना है। और डायरेक्ट अगर ठेठ भाषा में सुनना है तो खाना पकाने में खट्टापन और स्वाद लाने के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं। बस इतना जान लीजिए।
जो इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब चलिए ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड पढ़ने से पहले इसका रासायनिक सूत्र हम लोग याद करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र है C2H2O4 है। तो C2H2O4 जो है ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो C2H2O4 किसका रासायनिक सूत्र है? ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। सब सुनिए, आपको याद हो जाएगा। अब ऑक्जेलिक एसिड का अम्ल का जो है सोर्स कौन है? तो पालक और टमाटर है ना? पालक और टमाटर आपको दिखेगा। और ये पता है इसका यूज क्या होता है? कपड़ों की धुलाई, दाग हटाने और फोटोग्राफी में होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना, वो कपड़ों के जो रंग लग जाते हैं उसको रंग को हटाने में और रंगाई करने में दोनों में काम आता है। बेकिंग पाउडर में भी काम आता है, बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। और फोटोग्राफी में भी हम ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और जंग हटाने के लिए भी हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो कपड़ों में रंग हो, रंग लगाना हो या रंग हटाना हो, दाग हटाना हो, तो ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब साफ साफ सुनिए कि यह एक सफाई एजेंट है। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड को। समझ गए? हर तरह का काम कर लेता है बेचारा। अब चलिए नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, जिसे हम HNO3 बोलते हैं। तो HNO3 बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल को बोला जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो है सोर्स अगर पूछे तो फिटकिरी और सोरा होता है। क्या होता है? फिटकिरी और सोरा होता है। क्या होता है? फिटकिरी और सोरा आपको मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, जैसे हम फिटकिरी को नाइटर भी बोल सकते हैं, मतलब फिटकरी बोलिएगा। और ये पता है इसका यूज जो है कहाँ होता है? विस्फोटक के निर्माण में यूज करते हैं। रॉकेट के ईंधन में इस्तेमाल करते हैं। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। मतलब रॉकेट ईंधन में, विस्फोटक के निर्माण में, ऑक्सीकारक के रूप में ये सब करते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल का। या इक्वारेजिया मतलब अम्लराज के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक अम्ल का। जिसका सूत्र अगर पूछे इक्वारेजिया का तो CS, मतलब इसमें क्या-क्या मिले होते हैं ये इम्पोर्टेंट है। सूत्र का मतलब क्या होता है कि किससे मिलकर बनता है। तो यहाँ पे एक्वा रेजिया मतलब CH3CHL, ठीक है, प्लस HNO3। मतलब देखिए नाइट्रिक अम्ल तो है ही, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 3HCl, 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल मिलकर बनता है एक्वा-रेजिया। तो है कि नहीं? है इम्पोर्टेंट। अगर ठेठ भाषा में सुनना है तो ठेठ भाषा में यही है कि यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक अम्ल है, पावरफुल है। ठीक है, अब चलते हैं बोरिक एसिड की बात करते हैं। H3BO3 बता देंगे। ठीक है, तो अगर बोरिक एसिड का बात करेंगे, बोरिक एसिड किसका? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है उसका सूत्र अगर पूछे रासायनिक रूप तो H3BO3, इससे मिलकर बनता है बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड में बोरोक्स, ओरासाइट और शराब में काम आता है। इसका सोर्स है बोरेक्स, ओरासाइट और शराब, इस सब में बोरिक एसिड आपको मिलता है। अब बोरिक एसिड का इस्तेमाल पता है हम लोग क्या करते हैं? तो आँखों की दवाई बनाने में कीटाणुनाशक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है। और भी सुन लीजिए, गेहूँ संरक्षण में भी काम आता है बोरिक एसिड। और फाइबर ग्लास के निर्माण में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड। और कीटाणुनाशक तो हम समझ ही गए। और लुब्रिकेंट के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गए? ठेठ भाषा में सुनना है तो सुनिए। यह शरीर और घरेलू उपयोग दोनों में उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे शरीर के लिए और घरेलू उपयोग के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोनों इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड का। अगर सूत्र पूछे H2BO3 बता देंगे। बोरिक है ना, BO3 बता देंगे। क्लियर हो गया? चलिए, इससे अतिरिक्त हम एक्स्ट्रा एक फैक्ट बताते हैं, पॉइंट बताते हैं। ये सुनना ज़रूरी है क्योंकि इससे सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए एक्वा-रेजिया, जिसे अम्लराज बोलते हैं। यह जो है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। मतलब 3 और 1 रेशियो में बनता है। चलिए, अब इसमें जो और इम्पोर्टेंट है हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा को ही आर्टिफिशियल रेन बोला जाता है। ठीक है? क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, क्या बोलते हैं? आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है।
तो आपसे पूछेगा आर्टिफिशियल जो बारिश होती है, कृत्रिम जो बारिश होती है, वो वर्षा कराने के लिए उसमें क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ठीक है? इसी का प्रयोग होता है, जिसे हम शॉर्ट में AgL बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इसी में सवाल पूछ दे कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल का घोल जो है अम्लीय क्यों होता है? एसिड क्यों होता है कॉपर सल्फेट का? क्योंकि जल अपघटन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जल अपघटन के कारण होता है। मतलब इसमें जल का अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस, याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस के कारण अम्लीय होता है। जल अपघटन का मतलब होता है जल का मतलब हाइड्रो, तो हाइड्रोलाइसिस के कारण हो जाता है। तो हो सकता है जल अपघटन के कारण ना देके यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस दे दे तो सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में पूछ दे कि जल की कठोरता किन पदार्थों से जो है दूर की जाती है? जल में जो कठोरता होती है, बताइए किसके कारण दूर की जाती है? तो हम बताएंगे उसमें सोडियम कार्बोनेट के और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के द्वारा की जाती है। तो हाइड्रो याद क्या हाइड्रो ऑक्साइड के कारण किया जाता है। तो जल की कठोरता अगर किन पदार्थों द्वारा दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के द्वारा की जाती है। क्लियर हो गए? तो जल की कठोरता को हम बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर बोला जाता है। हो सकता है जल कठोर दे दे, जल कठोर की जगह पे हार्डनेस ऑफ वाटर दे दे। तो उसमें जो पदार्थ है, तो उस पदार्थ को अगर हार्ड वाला जो है, कठोरता को दूर करना है, तो कैसे करेंगे? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के द्वारा करेंगे। क्लियर हो गए? 2-3 बार मैं बोल देता हूँ लगभग। अगर मान लीजिए इसे पूछे चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी जो काटता है उस समय जलन क्यों महसूस होता है? क्योंकि चींटी द्वारा फार्मिक एसिड का स्राव करने के कारण होता है। तो हम जानते हैं चींटी में फार्मिक एसिड होता है, हम पढ़ चुके हैं। और अगर फार्मिक एसिड का सूत्र पूछे तो HCOOH बताना है। HCOOH बता दीजिएगा, फार्मिक एसिड का नाम है, सूत्र है। तो फार्मिक एसिड का हो सकता है फार्मिक एसिड की जगह पे सूत्र दे दे HCOOH दे दे, तो इसका क्या होगा? स्राव होगा, ठीक है? स्राव के कारण ही चींटी के काटने पर जलन महसूस होता है, क्योंकि चींटी में फार्मिक एसिड होता है। अगर मान लीजिए पूछे कौन सी गैस जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में करते हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही करेंगे, है ना? करेंगे कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही करते हैं। अगर आपसे और पूछे कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अगर मान लीजिए एसिड एसिड मतलब अम्ल का नीला लिटमस पेपर अगर है, अम्ल का एसिड का, तो मान के चलिए लाल रंग आपको महसूस होगा, लाल रंग दिखेगा। अगर मान लीजिए क्षारक जो है, बेस जो है, वो अगर लाल लिटमस पेपर का है, तो क्षारक अगर लाल लिटमस का है तो पेपर आपका नीले रंग होगा, नीले रंग में आपको दिखेगा, परिवर्तित दिखेगा। तो अगर बेस लाल है तो समझ जाइए नीला दिखेगा। अगर अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर का है तो आपको लाल दिखेगा। तो अम्ल में नीला अगर है तो लाल हो जाएगा और बेस में लाल है तो नीला हो जाएगा। इसी तरह उल्टा करते रहिए। चलिए, घरों में सिरका कैसे बनता है? तो घरों में सिरका कैसे बनता है बताइए? तो घरों में जो सिरका होता है कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा बनता है। तो स्टार्च के किण्वन द्वारा ही सिरका बनता है घर में, ठीक है? तो याद रखिएगा सिरका को हम इंग्लिश में विनीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनीगर। हो सकता है सिरका ना देके विनीगर दे दे, तो विनीगर याद रखिएगा। और घरों में किण्वन द्वारा ही बनेगा। तो किण्वन का इंग्लिश में अगर दे दे, मान लीजिए हो सकता है किण्वन ना समझ में आए, स्टार्च के किण्वन नहीं समझ में आए, तो स्टार्च के याद रखिएगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन द्वारा होता है। स्टार्च के फर्मेंटेशन द्वारा होगा, सिरका घर में बनाया जाएगा, ठीक है? किण्वन को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कोका कोला, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो कोको कोला तो हर लोग पीता है, पीता ही है लगभग। तो कोको कोला में अम्ल की उपस्थिति होती है, प्रेजेंट होता है अम्ल, एसिड, तो खट्टा स्वाद देता है। तो कौन से अम्ल के कारण? तो हम बताएंगे फास्फोरिक अम्ल के कारण, मतलब H3PO4 के द्वारा। फास्फोरिक है ना, फास्फोरिक अम्ल के द्वारा। इसलिए आपको कोको कोला पी लीजिएगा तो थोड़ा खट्टा महसूस होता है, स्वाद में खट्टापन आ देगा। तो फॉर्मिक मतलब फास्फोरिक अम्ल के कारण, ठीक है? क्लियर हो गए? अगर फास्फोरिक अम्ल का सूत्र पूछे तो
4 बता देना है। अगर मान लीजिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल मतलब एकदम बराबर 7 ही होगा। शुद्ध जल उदासीन है ना, उसमें कोई खट्टा कोई क्षारीय नहीं होगा। अब देखिए मतलब खरापन नहीं होगा। अचार के परिरक्षण हेतु जो है उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, या सिरका मिलाया जाता है। तो सिरका को हम लोग क्या बोलते हैं, विनीगर मिलाया जाता है। तो अचार जो हम लोग खाते हैं, अचार में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, मतलब CH3COOH होता है। तो एसिटिक एसिड में अचार, अचार मतलब सिरका से ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। पिकल प्रीजर्वेशन बोलते हैं, अचार के संरक्षण को बोला जाता है पिकल प्रीजर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और याद रखिएगा एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, या आप सिरका मिलाया होता है। तो अचार जो है सिरका का ऑप्शन में भी आएगा, क्योंकि सिरका एसिटिक अम्ल का ही हिस्सा है, हम जानते हैं। तो एसिटिक एसिड बोल दीजिए या एसिटिक अम्ल बोल दीजिए या सिरका दे दीजिए। अगर अचार आए तो एसिटिक लगा दीजिएगा, अम्ल लगा दीजिएगा। सूत्र आ जाए तो H3COOH लगा दीजिएगा। अगर मैं बात कर लूँ और अम्लों और क्षारों की बात करें, तो अम्ल व क्षार की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पेपर, याद रखिएगा लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ज़्यादातर हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हम बोलेंगे लिटमस पेपर, ठीक है, क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर। और भी पहचान कर सकते हैं अम्ल और क्षार की, तो कैसे पहचान करेंगे, सुनिए। फिनापैथेलिन के द्वारा करेंगे और मेथिल ऑरेंज के द्वारा पता करेंगे। तो मेथिल ऑरेंज, फिनापैथेलिन, ये सब द्वारा हम लोग पता करेंगे, अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। क्लियर हो गए, तो फिनापैथेलिन याद रखेंगे। अगर मान लीजिए क्षारक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्षारक की। क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोल्फथेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। मतलब क्षारक जो होते हैं, बेस जो होते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर यही में अम्ल होता मान लीजिए, तो अम्ल जो होता है नीले रंग का पेपर होता तो लाल रंग हो जाता, ये हम जानते हैं, पढ़े हैं। और अगर मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, मेथिल ऑरेंज अगर हो जाए, मिल जाए, तो लाल लिटमस पेपर में मान लीजिए तो पीले रंग होंगे। और फिनोल्फथेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा लाल लिटमस पेपर, अगर क्षारक है तो। क्लियर हो गए, समझाने की कोशिश करते जा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, और भी बेहतर समझाऊंगा जब बेसिक आऊंगा। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो हम बताएंगे SO2 और NOx के द्वारा होती है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। तो वायु में जो है किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा पूछे तो हम बताएंगे, मतलब जिसे एसिड रेन बोलते हैं, उसमें वायु में मिलाया रहता है, क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 मिलता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, मतलब NOx मिलता है। याद रखिएगा गैस अधिक होती है, इसलिए सांद्रण मतलब अधिक होने के कारण मतलब अम्ल वर्षा होती है। अगर इसमें और बात कर लें तो मैग्नीशियम डाई, चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है। तो अगर पूछ दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है क्या बोलिएगा, जलीय विलयन क्या कहलाएगा, तो हम बताएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहेंगे। क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहेंगे। पीएच मान का पीएच वैल्यू बोलते हैं, पीएच मान को हम इंग्लिश में पीएच वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए किसके द्वारा जो है पीएच मान मापा गया था, तो हम बताएंगे सोरेनसन के द्वारा नापा गया था। किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा पीएच मान मापा गया था, ठीक है। पीएच मान अगर पूछे, अगर इसी में और सवाल पूछे कि गंधक सूचियों, मतलब गंधक सूची के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है, तो गंधक सूचक के रूप में अगर पूछे तो प्याज और वनीला का नाम सुने होंगे, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कुछ मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोला जाता है, याद रखिएगा, गंध सूचक को ऑल याद रखेंगे,
क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए दे दे तो क्या बोलिएगा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है के रूप में हम किसे लेंगे? प्याज और वेनिला को लेंगे, जिसे वनीला बोला जाता है। वनीला खाए होंगे, है ना? चलिए, समझ गए? इसका एक बात जान लीजिए कि कपड़े से जंग के दाग हटाने हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, इसमें सोचना ही नहीं है, पॉइंट जो बताता हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं और इसका जो है हम पढ़ेंगे प्रमुख लवण और उनके उपयोग जो हुए हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तरफ लवण, लवण मतलब साल्ट, नमक, याद रखिएगा, और एक तरफ उसका उपयोग, यूज जो होता है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए लवण साल्ट है और उपयोग कर रहे हैं, तो इसका उपयोग की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को ही हम बोलते हैं साधारण नमक। तो आपसे पूछे सोडियम क्लोराइड को एक और नाम से जानते हैं, साधारण नमक से। साधारण नमक को और किस नाम से जानते हैं? सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र अगर पूछे तो NaCl बता देना है। Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड होता है। तो साधारण नमक का सूत्र अगर पूछे तो हम बताएंगे NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गए? इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा। अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग भोजन निर्माण में, मतलब भोजन बनाते हैं तो नमक का जरूरत पड़ता है। अचार के परिरक्षण में, अचार जो बनाते हैं उसमें, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलने हेतु हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। अधिक जो पिघलता है उसे बचाने के लिए, मतलब पिघलाने के लिए काम करते हैं। ठंडे प्रदेश में जम जाता है ना, उसको पिघलाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो आपसे पूछे कास्टिक सोडा को और किस नाम से जानते हैं जी? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। जैसे साधारण नमक को किस नाम से जाने गए? तो सोडियम क्लोराइड के नाम से, उसी तरह कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। इसका सूत्र पूछे तो NaOH बता देना है। क्या बताना है? NaOH बता देना है। अब मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, उसे हम किस रूप में? साबुन के रूप में, कागज के रूप में, अपमार्जक के निर्माण में, मतलब साबुन जो बनाते हैं हम लोग, सर्फ जो बनाते हैं, साबुन के रूप में, कागज के रूप में, सर्फ के रूप में, पेट्रोलियम शोधन के रूप में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं जी। समझ गए? मतलब कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे यही सवाल पूछे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़े, अब पढ़ेंगे सोडियम की जगह पे अब पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही चूने का पानी बोला जाता है। तो चूने का पानी किसे बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछे तो Ca कैल्शियम और OH2 कर दीजिएगा, क्योंकि OH दो को हो जाता है। समझ गए? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए। तो CaOH2 जिसका सूत्र है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे हम चूना पानी बोलते हैं। अब इसी में याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम चूना पानी बोलते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो सुन लीजिए कि हम लोग इसे कहाँ कहाँ करते हैं? चमड़ा, मिट्टी और गंदे नालों के उपचार के लिए करते हैं, है ना? चमड़े उद्योग में लाते हैं, अम्लीय एसिड के रूप में, मृदा मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, जल और गंदे नालों के उपचार के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जल में और गंदे नालों के उपचार के लिए हम लोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब आ गए फिर से सोडियम कार्बोनेट पे आ गए। सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा बोलते हैं, जिसे हम धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट समझ गए। तो सोडियम कार्बोनेट जैसे हम कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा को हम लोग क्या बोले बताइए? तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले ना, है कि नहीं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरह सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा बोलते हैं। तो धोने वाला सोडा जो होता है, ठीक है, धोने वाला सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे देखिए, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा एक ही है, सोडियम कार्बोनेट और एक वाई कार्बोनेट खाली लग गया, वाई लग गया, वाई वाई कर दिया, बेकिंग हो गया। तो अगर मान लीजिए धोने वाला सोडा का नाम पूछ दे तो हम बताने सोडियम कार्बोनेट। सूत्र पूछे तो सोडियम का सूत्र Na लगा दीजिए, 2 लगा दीजिएगा, कार्बोनेट CO3 लगा दीजिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 है, Na2CO3 बता देना है, और जो कि सोडियम धावन सोडियम बोलना है।
मतलब सोडा बोलना है। अगर मान लीजिए अब सोडियम कार्बोनेट का धोने वाला जो सोडा होता है, धावन सोडा होता है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो काँच में इस्तेमाल करते हैं, कागज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, साबुन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईंट निर्माण उद्योग में इस्तेमाल करते हैं, आर्द्र अभिकर्ता के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो अगर पूछे सोडियम कार्बोनेट का मतलब डिटर्जेंट के रूप में तो हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो Na2CO3 बोलते हैं, सूत्र अगर पूछते। अब इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र पूछे तो Na तो हम जान गए कि सोडियम का है, बाइकार्बोनेट का HCO3 बता देना है। ठीक है? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है नाम है, सूत्र है, ये बोलना है। क्या है? सूत्र है। अगर मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक में जो है उपयोग करते हैं, भोजन निर्माण भी करते हैं, फायर वाला में बुताने के काम भी हम लोग करते हैं, याद रखना है। अगर मान लीजिए कोक या मतलब केक बोल रहा हूँ, केक फुलाने में काम करता है, याद रखेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। भोजन के निर्माण में भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह हम आ जाते हैं विरंजन चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। विरंजन चूर्ण का एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं? विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र अगर पूछे Ca ब्रैकेट में OCl और Cl होगा। आप चाहें CaOCl करके 2 कर सकते हैं, इसे हटा के O को हटा के। ठीक है? तो आप कैसे याद करिएगा? सुन लीजिए। ठीक है? तो अगर मान लीजिए व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर बोले तो सूत्र मैंने बता दिया CaOCl2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो Cl कर सकते हैं अलग से। ठीक है? तो CaOCl2 बता देना है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र का नाम है। याद रखिएगा रासायनिक सूत्र है जिसे हम विरंजन चूर्ण भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल पता है? विरंजन चूर्ण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का स्विमिंग पूल में किया जाता है, सफाई के लिए किया जाता है। पेयजल के जो कीटाणु होते हैं, कीटाणुनाशक शोधन में किया जाता है, ब्लीचिंग में किया जाता है, एजेंट के रूप में किया जाता है इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसे पता करने के लिए। ठीक है? स्विमिंग पूल की सफाई के लिए हम तो अच्छे से जल का जो है अच्छा से बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए हम लोग कपड़ा की धुलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कई रूप में हमारा ब्लीचिंग पाउडर भूमिका निभाता है। अब इसी में और भी बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की बात करेंगे, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बोला जाता है? तो हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बोलते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बोलते हैं। अच्छा जी, इसका सूत्र अगर पूछे तो क्या बताना है? तो इसका सूत्र है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का क्या हुआ? CaSO4 0.1/2H2O होगा, क्योंकि हेमीहाइड्रेट है तो 1,2H2O बता देना है। तो CaSO4 0.12H2O बता देना है। सेमी याद रखिएगा हेमीहाइड्रेट होगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब चलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हम लोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब टूटी हुई हड्डियों पे इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कैल्शियम सल्फेट और अगर मान लीजिए हेमीहाइड्रेट है तो हड्डी को जोड़ने के लिए ही करेंगे। अगर गृह निर्माण में भी करेंगे, सतह को चिकन करने में करेंगे, खिलौने के निर्माण में भी हम लोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, याद रखिएगा। ठीक है? समझ गए? तो चलिए आगे चलें। मान लीजिए स्वर्णकारकों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया मतलब अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण बताया जाता है। स्वर्णकारकों मतलब होता है गोल्ड स्मिथ, जो कि आभूषण निर्माण में हम उपयोग करते हैं, जिसे हम एक्वा रेजी याद रखिएगा, एक्वा रेजी या एक्वा रेजी मतलब अम्लराज जो है, अम्लराज का नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक मिश्रण होता है तभी होगा। समझ गए? मतलब हम बोल रहे हैं कि अम्लराज जो कि नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक जिसे अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है। और रेशियो कितना है? 3:1 का रेशियो है। 3:1 का रेशियो बताया जाता है।
ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और नाइट्रिक में कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो मतलब 1 3 भी बोल सकते हैं क्योंकि इधर है, नहीं तो आप 3 1 रेशियो बोलिएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 3 होता है, क्योंकि हम ऊपर पढ़े थे ना, याद है? चलिए, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। जो लिटमस पेपर हम लोग सुनते हैं ना, वो किससे प्राप्त करेंगे पता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए शुद्ध जल की बात करते हैं, आगे चलिए। शुद्ध जल जिसे हम प्योर वाटर बोलते हैं, तो शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जिसे हम H+ बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, कि सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10 होता है, मतलब 10⁻⁻7 होता है। क्लियर हो गए? तो अगर मान लीजिए प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन अगर पूछ रहा है, H+ आयन पूछ रहा है, तो उसका सांद्रण अगर पूछा है तो 10⁻⁻7 होता है। चिड़िया की चहचहाती सरगमे सुनते रहें और पढ़ते रहें। रात में भी चिड़िया चहचहाते रहती है। एक अज्ञात गैस जल के शीघ्रता से घुल जाती है। शीघ्रता से घुल जाती है। फिर से सुन लीजिए, बढ़िया से करता हूँ, कि एक अज्ञात गैस जो होता है, मतलब अज्ञात गैस, कोई उसमें पता नहीं है, बिना मतलब का गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। ठीक है, जल में घुल जाती है। तो गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस जो होता है वो नीला हो जाता है। कैसा होता है? लाल लिटमस पेपर जो है नीला हो जाता है, मतलब लाल लिटमस क्या होगा? नीला जैसा हो जाएगा, अगर गैस अगर जल में मिल जाता है, इसलिए नीला दिखता है पानी। देखते हैं, यह गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलकर सफ़ेद धूम्र जैसा धुआं जैसा देता है। यह अज्ञात गैस कौन सा होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया ही तो मिलता है, NH3 अमोनिया मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस जो होता है वो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड में, क्या दिखेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर मिलता है, ठीक है ना, तो सफ़ेद धुआं निकालता है, सफ़ेद धुआं बनाता है। तो यही गैस युक्त जो है अज्ञात गैस है अमोनिया, जो कि जल के साथ मिश्रण कर देता है और नीला इसलिए दिखता है। लाल लिटमस जो है नीला दिखता है, इसलिए पानी आपको नीला दिखेगा। अज्ञात गैस है ना, आ जाता है बिना मतलब का। अब चलिए कुछ समान पदार्थों का पीएच मान की बात करते हैं। तो पीएच मान की अगर बात करें तो एक तरफ पदार्थ है, पीएच मान है, पदार्थ है और पीएच मान है। अब मान लीजिए पीएच मान की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम ये बताते हुए चलेंगे कि मान लीजिए समुद्र जल का पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि अम्ल है, याद रखिएगा। और पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है। तो आगे तो एक बात जान लीजिए कि अगर मान लीजिए अम्ल है तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, ठीक है। और अगर पीएच मान ज़्यादा है, पीएच मान 7 से अधिक है, तो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। और अगर सिर्फ बराबर है तो ये उदासीन हो जाएगा पीएच मान। तो देखिए 8.4 है, तो 8.4 है पीएच मान, तो इसका मतलब ये क्षारीय है। तो पानी हमारा क्षारीय लगता है, खरा लगता है समुद्र का जल, तो इसका पीएच मान ज़्यादा है। तो थोड़ा क्षारीय ये होता है सी वाटर। अब रक्त में, ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड में भी हमारा जो है अम्ल जो है क्षारीय है। हमारा जो ब्लड है, अगर मान लीजिए ब्लड का पीएच मान पूछ रहा है तो 7.4 है। कितना है? 7.4 है। तो 7.4 है पीएच मान, ठीक है। पीएच मान कितना है? 7.4 है। तो एक बात बताइए कि इसका पीएच मान 7.4 है, तो ये क्या हुआ? क्षारीय में आ गया ना जी। 7 से आगे है ना, 7 से कम होता तो हम अम्लीय रखते हैं, लेकिन 7 से अधिक है तो क्षारीय में आ गया। तो ये भी हल्का क्षारीय ब्लड हमारा होता है। अगर लार की बात करें तो लार का भी पीएच मान अगर पूछे तो 6.5 से लेके 7.5 होता है। समझ गए? लार का, हमारा जो लार होता है हम लोग का लार, वो 6.5 से लेके 7.5 बताया गया है। और ये याद रखिएगा, ये करीब बताया जाता है, मतलब अम्ल और क्षार के करीब बताया जाता है। इसमें खट्टापन भी और आपको क्षारीय रूप से भी मिलेगा, खरा भी मिलेगा। अगर इसी में दूध की बात करें तो दूध का पीएच मान अगर आप पूछ रहे हैं तो 6.4 बता देना है। तो दूध में पीएच मान अगर पूछे तो 6.4, और 6.4 मतलब इसमें आपको 7 से कम है, मतलब अम्लीय है ना, ये ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए मूत्र का पीएच मान पूछे ना तो 6 बता देना है। और 6 बताना है मतलब कि थोड़ा अम्लीय होता है। मतलब देखिए जैसे दूध में हल्का अम्लीय है, इसमें भी थोड़ा अम्लीय होता है मूत्र में मतलब यूरिन मतलब 6। तो यूरिन में अगर पीएच मान बोले 6 मतलब कि 7 से कम है, याद रखिए 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षारीय और 7 के बराबर मतलब उदासीन।
इसमें कोई नहीं। अगर मान लीजिए शराब की बात करें तो इसमें अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि 2.8 है, मतलब 7 से कम है ना जी, तो 2.8 पीएच मान होता है। अगर सिरका का पीएच मान पूछे तो 2.4 है। 2.4 मतलब अचार में भी आपको खट्टापन दिखता है, अम्लीय है, 7 से कम है 2.4, तो सिरका में भी पीएच मान अगर पूछे 2.4 बताना है। उसी तरह नींबू का पीएच मान 2.2 है, याद रखिए 2.2 पीएच मान है, मतलब क्षारीय इसमें है, मतलब सबसे अम्लीय अगर पूछे तो लेमन ही है, नींबू ही है। ठीक है? चलिए क्लियर हो गए? तो ये हो गए हमारे, समाप्त हो गए अम्ल, क्षार एवं लवण। चलिए